हेलो एवरीवन, मैं दीपनी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ बैंक क्लर्क इन 2021। यानी कि आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो इस बात पर रहेगा कि हम किस प्रकार से बैंक के क्लर्क बन सकते हैं। और बैंक के क्लर्क बनने के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि फॉर्म आ गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है ना, और इसका पे स्केल क्या रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बैंक क्लर्क, देखिए इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है ना वो सबसे ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है ना। अपार्ट फ्रॉम रेलवेज, जैसे कि रेलवेज भी काफी ज्यादा लोगों को वैकेंसीज लेके आता है, वैकेंसीज लोगों के लिए जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, उसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ज्यादा मात्रा में जॉब्स निकलती हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब्स निकलती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। वो कौन सी हैं अभी समझते हैं। तो जो बैंक की क्लर्क की जो पोस्ट है ये आपकी एंट्री लेवल की जॉब है, मतलब यहां पर आप एक तरह से बैंक में एंट्री कर रहे हैं। अब एंट्री करने के बाद एस्पायरेंट्स के पास मौका है कि वो इंटरनल एग्जामिनेशन देकर अपना कैलिबर दिखाकर वो प्रमोशंस भी ले सकते हैं, है ना। तो उन कैरियर ग्रोथ भी अच्छी है इसमें। अब बैंक के जो क्लर्क होते हैं उनका काम क्या होता है, वो उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कस्टमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो डील करना। फाइन, तो ये तो हो गई बात बैंक के क्लर्क की। अब मैं जॉब प्रोफाइल की स्पेशली बात कर लूं, क्लर्क में क्या है तो क्या करते हैं। देखिए जो बैंक के क्लर्क होंगे ये क्या देखते हैं, ये चेक करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। फिर जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हो गई, इंटरेस्ट क्लर्क की हो गई, लोन क्लर्क की भी है, सिक्योरिटी क्लर्क, बुक कीपिंग क्लर्क एक्सेट्रा, है ना। अभी क्या करते हैं, ये केवाईसी भी देखते हैं, ठीक है। केवाईसी की फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, नो योर कस्टमर। तो आपके जो भी न्यू अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी डिटेल्स भी लेते हैं, है ना। आपको पता होगा जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपकी बेसिक सी डिटेल्स हैं, जैसे कि आधार कार्ड की डिटेल्स हो गई, है ना, पैन कार्ड की डिटेल्स हो गई, वो आपको देनी पड़ती हैं, जिससे आपकी अथॉरिटी पता लगता है, मतलब पता लगता है कि यही वो पर्टिकुलर पर्सन है जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, है ना। अब जो बैंक क्लर्क की जो प्रोफाइल है उसमें हेड कैशियर भी आते हैं, है ना। और हेड कैशियर क्या करते हैं, ये कैश को मैनेज करते हैं और इवन गोल्ड लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। फाइन, अब आपको अगर पूछना है कि मुझे लोन अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए या फिर मैं कैसे फिलअप करूं, तो उसके लिए भी बैंक के क्लर्क हेल्प करते हैं कस्टमर्स को। फाइन, तो क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या हो गया, क्लर्क जो है वो रिकॉर्ड्स कीप करने में काम करते हैं, ठीक है। जो स्टॉक्स हैं वो कहां पर क्या चीज रखी हुई है उन्हें पता रहता है। उसके अलावा लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैनेज करते हैं। तो देखा जाए तो वो छोटे छोटे सारे इश्यूज डील कर रहे हैं जिनको मैनेजर डील कर रहा है, मतलब मैनेजर एक मेन अथॉरिटी हो गए और वो बता रहे हैं कि आप पर्टिकुलर वर्क देखेंगे। फाइन, अब बात कर लेते हैं बैंक के क्लर्क की नोटिफिकेशन की। हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जामिनेशन होने वाला है ना। तो देखिए हर साल आईपीएस अपना कैलेंडर रिलीज करता है ना। इवन एक साल पहले ही रिलीज हो जाता है, हमें पता रहता है कि इतनी तारीख को ये पर्टिकुलर एग्जाम होगा, इतनी तारीख को ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएगा, तो हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। अब केवल आईपीएस ही नहीं, बाकी एग्जाम्स में भी आपको पता लग जाता है कि कौन सा एग्जामिनेशन कब होने वाला है। फाइन, तो ऐसा नहीं केवल आईपीएस ये जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बहुत सारी बॉडीज हैं। अब आईपीएस है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। उसके अलावा एसबीआई जो है वो स्पेशली एसबीआई की एग्जाम कंडक्ट कराती है। फाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आईपीएस में पंजाब नेशनल बैंक आ गई, है ना। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक का जो मर्जर हो गया वो भी आपको पता होगा। तो आईपीएस के थ्रू आप कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन सभी बैंक्स में जा सकते हैं। अब एसबीआई अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसी प्रकार से आरबीआई भी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है। फाइन, तो इसके जो नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें आपको सभी डेट्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से रहेंगे, वो सभी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको स्पेशली पूरे टाइम इंटरनेट पे बैठने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई बैंक का एग्जाम निकल आया। कुछ बैंक्स अपना या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपना ऑलरेडी पहले से कैलेंडर रिलीज कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको आईपीएस का एग्जांपल दिया। फाइन, नेक्स्ट बैंक के सिलेक्शन की प्रोसेस। अब जो बैंक के सिलेक्शन की प्रोसेस होती है ना, ये मेनली दो पार्ट में होती है। अब मैं बैंक के स्पेशली अगर क्लर्क वाले सेक्शन की बात करूं तो देखिए क्लर्क के एग्जाम के लिए मेनली केवल दो फेज हैं। पहला फेज होता है प्रीलिम्स का
और जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो लोग बैठते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम केसेस में आपका इंटरव्यू की प्रोसेस होती ही नहीं है, जो कि पीओ की पोस्ट के लिए होती है। पीओ में आपको पता है कि आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है ना, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर मेंस का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, तब जाके ओवरऑल स्कोर बनता है और आपको सिलेक्शन मिलता है। लेकिन क्लर्क की अगर बात कर लें तो यहां पर इंटरव्यू प्रोसेस आपको नहीं देनी है। और प्रीलिम्स की बात कर लें तो यहां पर भी प्रीलिम्स जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइन, तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस वाली बात। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि कैंडिडेट जो है वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहला पॉइंट। उसके अलावा सेकंड आ जाती है एज लिमिट। अब जो एज लिमिट है ये अलग अलग बैंक्स अलग अलग अपनी एज लिमिट बता रखी है कि इतने से पर्टिकुलर इतने ईयर्स का एज लिमिट होनी चाहिए, है ना। तो ये मेन 20s में ही चलता है ना। मैक्सिमम एज आपकी वो 28 ईयर्स के अराउंड की रहेगी। फाइन, तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। लेकिन इसमें भी एज रिलैक्सेशन है जो कि अलग अलग कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया जाता है, जैसे कि एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई, तो इनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी है। अब मैं बात कर लूं बेसिक क्वालिफिकेशन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेजुएशन। पहले एक टाइम में इवन 12th वाले भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ग्रेजुएशन होना आपका मस्ट है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अब बच्चों को यहां पर डाउट रहता है कि सर अगर मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने बीए कर रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए, बैंक ने कहीं मेंशन नहीं किया कि आपका बीटेक या बीएससी ही होना चाहिए। उन्होंने बस ये कहा आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने बैचलर्स डिग्री ले रखी है यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप बिल्कुल बैंक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी की बात। अब अगर सैलरी की बात कर लें तो देखिए, सैलरी जो है वो बैंक की काफी अच्छी रहती है ना। और इंडिविजुअली अगर मैं बात कर लूं सैलरीज की, तो देखो आईपीएस क्लर्क की जो बेसिक सैलरी है वो है 11,765। एसबीआई क्लर्क की बेसिक सैलरी है 13,075। आईपीएस आरआरबी क्लर्क की 10,000। आरबीआई असिस्टेंट की 14,650। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यही सैलरी है, इसके अलावा अलग अलग पर्क्स हैं, अलाउंसेज हैं, है ना। एचआरए मान लो, उसमें सीसीए भी आ जाएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस जब आप जोड़ देते हैं तो इनका पे स्केल काफी अच्छा जाता है और साथ में काफी बेनिफिट्स भी हैं, है ना, अलग अलग पर्क्स भी हैं। फाइन, तो ये तो बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपके और भी अलाउंसेस जब एडअप होते हैं तो आपका पे स्केल बहुत अच्छा जाता है। इसलिए इनकी जो हैंडसम सैलरी है ये और अट्रैक्शन देते हैं कैंडिडेट्स को कि मैं एग्जाम का फॉर्म भरूं। फाइन, और ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा क्लर्क रहेंगे, आप इंटरनल एग्जाम देकर हायर पोस्ट पर भी जा सकते हैं। फाइन, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो अलग अलग एग्जाम्स का अलग अलग पैटर्न रहता है, जैसे कि आपको पता है। तो आईपीएस और एसबीआई क्लर्क की अगर बात करूं तो प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शंस हैं। कौन कौन से? इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपके आ जाते हैं मेन 4 सेक्शंस। कौन कौन से? जीए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फाइन, तो ये 4 सेक्शंस हो गए आपके मेंस के एग्जाम के। अगर मैं बात कर लेता हूं आईपीएस आरआरबी क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट की, तो यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे आरआरबी की बात आती है तो आपने याद रखिएगा यहां पर ग्रामीण बैंक्स की बात हो रही है ना। और रूरल एरिया में नाम से ही पता लग रहा है रीजनल रूरल बैंक्स, तो मतलब रूरल एरिया में आप जहां पर भी जाएंगे तो वहां की लोकल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ज्यादा बेटर है ना। तो यहां पर आपको हिंदी भी ऑप्शन में मिलता है, इसलिए ये ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। जिनकी इंग्लिश वीक होती है ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। फाइन, तो प्रीलिम्स में क्या क्या आता है आपका? इसमें केवल क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश का सेक्शन है ही नहीं। और मेंस की बात कर लें तो जीए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में आपके पास ऑप्शन है, आप कोई सा भी ऑप्शनल ले सकते हैं। फिर रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर का सेक्शन, इसमें कंप्यूटर का सेक्शन अलग से आता है। और बाकी में आपने देखा होगा कि रीजनिंग और कंप्यूटर कंबाइंड फॉर्म में आने लगा है, पहले वहां पे भी अलग था। फाइन, तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे एग्जाम की? तो देखिए, सिस्टमैटिक स्टडी प्लान आपको बनाना होगा। फाइन, मुझे पता रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है ना। अब सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, ये तो सिलेबस तो मैंने देख लिया। अब सिलेबस मुझे पता है, लेकिन उतने पर्टिकुलर टाइम में मैं कैसे अटेम्प्ट कर लूंगा, ये कैसे होगा? इसके लिए मुझे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर्स देने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पर, जिससे मेरी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्या होता है, इन एग्जाम्स में हमें पता होता है कि ये एग्जामिनेशन में सॉल्व तो कर लूंगा, सारे क्वेश्चंस लगा लूंगा, लेकिन कहां दिक्कत आती है? दिक्कत आती है जब उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारा सवाल नहीं सॉल्व हो पाता। तो वो केवल और केवल मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर देने से ही काम होगा। फाइन,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी लगाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि पैटर्न किस हिसाब से आता है, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है ना, और लास्ट ईयर उससे पहले क्वेश्चंस किस हिसाब से वेरी कर रहे हैं। तो सारी की सारी वो प्रैक्टिस है, सबसे अच्छी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर से होती है। फाइन, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना नहीं भूलना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो लगातार करनी पड़ेगी, जिससे आपकी स्पीड ज्यादा हो जाए। और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। फाइन, अब आपको टेस्ट कौन सी लोकेशन से देंगे, ऑफलाइन मोड से टेस्ट हो सके तो ना दें, क्योंकि आप मींस एग्जामिनेशन में कंप्यूटर पे ही बैठेंगे, यानी कि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम देंगे। तो ऑनलाइन मोड पर एग्जाम देने के लिए आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन मींस से ही करनी चाहिए। फाइन, तो अब अगर आपको डाउट है कि मैं कैसे ये मॉक पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूं, तो हमारी एंट्री एप्लीकेशन पर एक एक चीज अवेलेबल है, जहां पर आप अपने डाउट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें फैकल्टी आपकी हेल्प करेंगे। फाइन, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, प्लीज डू कमेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। सो थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।